हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हर साल इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पीटी में भी, मेंस में भी, जो स्कीम योजनाएं वगैरह होती हैं। इसके अतिरिक्त जो बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उसमें जो भी डेटा है या जो आपके प्रमुख योजनाओं का जिक्र होता है, उसे आप एग्ज़ाम में खास करके मेंस एग्जाम में उदाहरण के तौर पर या कई जगहों पर जब आप उसका यूज करते हैं, चाहे वो आपके जीएस पेपर 2 में हो, इसके अतिरिक्त एसए पेपर में हो या इसके अतिरिक्त और भी कई जगहों पर, तो आपको जो है उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2025-26 2025 और 26 का बिहार का बजट के बारे में देखेंगे। जो लोग 70वीं बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए जाहिर सी बात है यह मेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये लेक्चर, क्योंकि इसमें जो डेटा फैक्ट्स वगैरह की बात होगी या जो स्कीम्स वगैरह की बात होगी वो आप एग्जाम में एज इट इज जो है डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि आपका वैल्यू एडिशन होगा और आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग चीज़ों को सरलता से समझते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण एरिया है उसी पे फोकस करना है और एग्जाम में उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। जो लोग 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ कॉन्सेप्चुअल एरिया जो है वो भी उनको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें, साथ ही साथ संभव हो तो अपना नोट्स भी बनाते चलें, ताकि उन्हें जो है आने वाले समय में बिहार बजट का पूरी जानकारी के साथ साथ अच्छा कमांड हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार बजट 2025-26 को। बिहार बजट जो है इस बार माननीय वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया। तो एक तो ये डेट पूछ देता है कई बार प्रीलिम्स में कि बजट किस दिन आया, तो 3 मार्च 2025 को माननीय वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बिहार का बजट लाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बजट जो होता है ये संवैधानिक प्रावधानों के जरिए होता है। संविधान के आर्टिकल 112 में जो है इसका जिक्र है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसी के तहत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट जो है वो लाती है। हालांकि बजट शब्द जो है वो संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। इसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोटे तौर पे अगर समझे तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपने महीने के खर्च का बजट बनाता है, आप भी अपने परिवार में बजट बनाते होंगे, तो उसमें बेसिकली आप क्या देखते हैं कि आपका आय कितना है, किन किन स्रोतों से आय है और टोटल आय कितना है, व्यय कितना है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना है और किन किन जगहों पर व्यय है, जो आपका व्यय है वो किन किन क्षेत्रों में है। जैसे कुछ जो है वो रोजमर्रा के होंगे, जैसे आपका हो गया दूध का बिल हो गया, खाने का बिल हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रूम रेंट हो गया। ये सब आपके क्या है, एक रोजमर्रा के जो खर्च है, तो इसे आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। जबकि कुछ आप बचत रखते होंगे अलग अलग चीजों में, जैसे सपोज कोई गाड़ी खरीदनी हो, बाइक खरीदनी हो, या फिर आपको जो है फ्लैट में इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, तो इन सब चीजों को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेट इज आपका जो है आप कह सकते हैं कि यह जो है आपकी एक पूंजीगत निवेश है। तो एनीवे उस चीजों पे हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि कोई भी बजट जो होता है उसमें आपको 3 साल के डेटा मिलते हैं। 3 साल का डेटा मिलता है। ये जो 3 साल का डेटा है वो किन किन वर्षों का होता है। जैसे इस साल का बजट आपका 2025-26 का बजट है, तो 2025-26 का बजट जो है वह आपका 3 मार्च 2025 को लाया गया है। जाहिर सी बात है इसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2025 से आपका 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है
अभी जो आंकड़े सरकार इस वित्तीय वर्ष के लिए देगी, जो अभी चल रहा है, वह क्या होगा आपका? वह आपका जो है एस्टिमेटेड डेटा होगा। तो इस वित्तीय वर्ष का जो डेटा होगा इस बजट में, वो एस्टिमेटेड डेटा होगा, या आप इसे कह सकते हैं कि यह अनुमानित आंकड़ा होगा। अनुमानित आंकड़ा होगा। रोशन, अनुमानित आंकड़ा होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा। इसके अतिरिक्त जाहिर सी बात है, यह मार्च 2025 में लाया गया है, तो इससे पिछले वित्तीय वर्ष की अगर आप बात करें, मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें, तो इसका आपका रिवाइज्ड डेटा मिलेगा। रिवाइज्ड डेटा, और आप कह सकते हैं कि संशोधित आंकड़ा मिलेगा। जबकि यदि आप इसके और पिछले वित्तीय वर्ष का देखें, 2023-24 की बात करें, तो इसका एक्चुअल डेटा मिलेगा। मतलब कि आपका वास्तविक आंकड़ा मिलेगा। आपका वास्तविक आंकड़ा मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपका बजट है वो मूलतः 3 वर्षों का डेटा देता है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष का अनुमानित डेटा कि सरकार के किन किन क्षेत्रों से कितना राजस्व आ सकता है और किन किन क्षेत्रों पर कितना व्यय करेगी। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष का संशोधित डेटा देता है। संशोधित क्यों? जैसे अभी इस वित्तीय वर्ष का जो आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत किया, वह आने वाले समय में 6 महीने के बाद पुनः रिवाइज होगा कि क्या जितना हम मान के चल रहे थे आय और व्यय उतना ही है, या उससे बढ़ भी रहा है, या घट भी रहा है। तो जो रिवाइज्ड एस्टीमेट होगा वह आपका पुनः तैयार किया जाएगा कि एक्चुअली आपको और कितना लग सकता है। और जब एक बार वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, उसके बाद सरकार पुनः अवलोकन करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितना आय रहा, कुल कितना खर्च रहा, किन किन क्षेत्रों पे कितना खर्च रहा, और तब एक्चुअल डेटा आएगा। तो जाहिर सी बात है, तीनों साल के अलग अलग डेटा आपको मिलेंगे किसी भी बजट में। तो चलिए देखते हैं बिहार बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि बिहार का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीएसडीपी भी कहते हैं, वह 2025-26 में करेंट प्राइसेस पर कितना है। करेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ? जो वर्तमान का मूल्य है उस पर कितना है। हमेशा ध्यान रखिए, सरकार जो है वह आर्थिक आंकड़ों से संबंधित एक बेस ईयर को चुनती है। वह बेस ईयर हर 10 वर्ष के बाद रिवाइज किया जाता है, परंतु ऐसा भी देखा गया कि किसी अपरिहार्य कारणों से अगर वो स्टेबल ईयर नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस ईयर को आगे भी शिफ्ट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे वर्तमान में बिहार सरकार या भारत सरकार के इकोनॉमिक डेटा का बेस ईयर जो है वह 2011-12 है। मतलब इस वर्ष की तुलना में आप अन्य वर्षों के डेटा को पब्लिश करते हैं, लेकिन इसके 10 साल के बाद यानी 2021-22 का पुनः संशोधित डेटा और 2021-22 को एक बेस ईयर माना जाना चाहिए था, परंतु कोरोना के कारण 2021-22 की इकोनॉमिक जो आप देखें अर्थव्यवस्था की हालत स्टेबल नहीं थी, इसलिए उन आंकड़ों को अगर आप बेस ईयर लेते हैं तो उसके तुलना में आने वाले वर्षों के जो आंकड़ा है वो काफ़ी अधिक आपको जो है फ्लक्चुएट होंगे या प्रभावित होंगे, इसलिए इसे बेस ईयर नहीं लिया जा सकता। इसलिए अभी तक जो है आपका बिहार सरकार या भारत सरकार का बेस ईयर 2011-12 ही चल रहा है। तो एनीवे, जब बेस ईयर की तुलना में किसी भी डेटा को हम लोग समझते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्राइस।
कांस्टेंट प्राइस मतलब कि स्थिर मूल्य पर कितना है, परंतु अगर हम वर्तमान मूल्य की बात करें तो उसे करंट प्राइस कहते हैं। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंस जो है वह इन्फ्लेशन का होता है कि जैसे 2011-12 के तुलना में वर्तमान समय में मूल्यों में वृद्धि हुई तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, आपका वैल्यूएशन ज्यादा होगा। फिर भी अगर बिहार के जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो वह 2025-26 में करेंट प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसके आधार पर सरकार का अनुमान है कि यह 10.97 लाख करोड़ का होगा। 10.97 लाख करोड़ का आपका हो जाएगा क्या, ये आपका करंट प्राइस पर जीएसडीपी 2025-26 का। और यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक होगा, 22% इंक्रीज एज कंपेयर टू 2024-25। मतलब कि इकोनॉमी आपका लगभग 22% से ग्रो कर रहा है आपका किस में, करेंट प्राइसेस के इंडिसेस में। अगर आप कुल खर्च और व्यय की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सक्लूडिंग डेप्ट रीपेमेंट मतलब सरकार पे जितना कर्ज है उसका जो इंटरेस्ट देना है सरकार को, उसको अगर हटा के हम खर्च की बात करें, इंटरेस्ट को क्यों हटाने की बात हो रही है, क्योंकि वह तो सरकार को करना ही है, वह कमिटेड है, सरकार कमिटेड एक्सपेंडिचर है। तो इसके अतिरिक्त जो सरकार खर्च करेगी 25-26 में वो लगभग 2,94,075 करोड़ रुपए होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सरकार जो है वह वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,94,075 करोड़ रुपए जो है वह कुल एक्सपेंडिचर खर्च करेगी, जिसमें एक्सक्लूडिंग डेप्ट पेमेंट है, मतलब कि आप इसमें जो पूर्व के कर्ज हैं उसका इंटरेस्ट हटाकर आप इतना खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यह 2024-25 के रिवाइज एस्टीमेट से 10% कम है, मतलब सरकार पिछले वर्ष से 10% इस बार कम खर्च करने का अनुमान रखती है, ऐसा बजट में प्रावधान है। अगर आप कुल रिसीट की बात करें, मतलब कुल आय की बात करें या राजस्व की बात करें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब सरकार जो कर्ज लेगी उनको अगर छोड़ के कुल स्रोतों से, जैसे टैक्स रेवेन्यू की बात करें, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, ग्रांट्स की बात करें इत्यादि की, तो वह 2025-26 में लगभग 2,61,357 करोड़ है। मतलब कि सरकार 2,61,357 करोड़ रुपए जो है वह राजस्व को जमा करने में सक्षम होगी, ऐसा सरकार का अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में 7% अधिक है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में 7% जो है वो अधिक राशि सरकार इस बार जो है आय के तौर पे प्राप्त करेगी। तो यहां पर दो डेटा आपको सामने आ गए, कौन कौन से, कि जीएसडीपी आपका 10.97 लाख करोड़ है और कुल खर्च एक्सक्लूडिंग डेप्ट पेमेंट की बात करें तो 2,94,075 करोड़ है, और अगर आप रिसीट की बात करें तो 2,61,357 करोड़ है। रेवेन्यू सरप्लस, सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस बार हम जो है वह राजस्व घाटे में ना रहें या रेवेन्यू डिफिसिट में ना रहें। राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार के जो जरूरी दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं जैसे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट इत्यादि, उन खर्चों में सरकार को कहीं बाहर से उधार न लेना पड़े, लोन न लेना पड़े। तो सरकार जो है वह इस प्रयास में है कि इस बार वह रेवेन्यू सरप्लस में रहे और इसका टारगेट जो है वो 0.8% रखा गया है जीएसडीपी का, लगभग 8,831 करोड़।
तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि सरकार ने इस बार एक रेवेन्यू सरप्लस का बजट प्रपोज किया है जिसमें 0.8% ऑफ जीएसडीपी जो है वह आपका रेवेन्यू सरप्लस रखने का। देखिए डेटा आपको फैक्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अमाउंट का 8,831 ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आपको परसेंटेज ध्यान में रखना है कि 0.8% जो है वो रेवेन्यू सरप्लस का प्रावधान रखा गया है। अब ये एक्चुअली कितना मीट होगा यह देखने की बात होगी, क्योंकि पिछले साल के भी बजट में सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस का प्रावधान रखा था लगभग 1% का, परंतु वह रेवेन्यू डिफिसिट में ही गया था। अगर आप देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सरकार ऑलरेडी 4.1% के रेवेन्यू डिफिसिट में है। इसका आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। 4.1%, जैसे आप दिन प्रतिदिन के खर्चों में भी उधार लेने लगेंगे तो फिर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल इत्यादि। तो यहां पर सरकार का 4.1% जो है वो रेवेन्यू डिफिसिट अभी जो आपका वित्तीय वर्ष बीता है इसमें लगभग होने जा रहा है। फिर भी सरकार यह अनुमान करती है कि इस वित्तीय वर्ष में 0.8% जो है वह रेवेन्यू सरप्लस को अचीव करेगी। फिस्कल डिफिसिट की अगर आप बात करें, फिस्कल डिफिसिट जो है वह आपका कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, मींस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और ये जो आपका गैप है वह आपका बोरोइंग से फिल किया जाता है, मतलब कर्ज लेकर फिल किया जाता है। तो आपका फिस्कल डिफिसिट जो है वह एक परमिसिबल लिमिट में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर एफआरबीएम एक्ट की बात करें तो बिहार ने अपना एफआरबीएम एक्ट जो 2006 में बनाया उसमें 3% का टारगेट है फिस्कल डिफिसिट का, परंतु ऐसा नहीं है कि यह 3% जो है फिस्कल डिफिसिट को राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डिफिसिट वह ऐसा नहीं है कि हर हाल में 3% आपको रखना ही है। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जैसे कोरोना के समय जब प्राइवेट इंटरप्राइज वगैरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है और ऐसे में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, तो उसमें सरकार के ही खर्च जो है एकमात्र विकल्प रह जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको फिस्कल डिफिसिट को एक्सपेंड करना ही पड़ता है, खास करके बिहार जैसे राज्यों के लिए। तो चलिए देखते हैं, सरकार ने ऐसा टारगेट रखा है कि हम जो है इस बार अपना राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट जो है वह 3% ऑफ जीडीपी रखेंगे। 3% अगर जीडीपी सरकार ने टारगेट एफआरबीएम के अनुसार लिया है, परंतु अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो 2024-25 में रिवाइज्ड एस्टीमेट की अगर आप बात करें तो फिस्कल डिफिसिट लगभग 9.2% के आसपास होने जा रहा है। तो आप देखें, जब सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 9% फिस्कल डिफिसिट में है तो वह इस बार क्या 3% के अपने डिफिसिट के टारगेट को मीट कर पाएगी? यह सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है और यह आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि कितना इसका क्रियान्वयन कर पाती है सरकार। फिर भी चलिए, वर्तमान में यह डेटा मेंस वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि फिस्कल डिसिप्लिन बिहार सरकार को फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि 9.2% जो है फिस्कल डिफिसिट वह 2024-25 में होने जा रहा है, ऐसा रिवाइज्ड एस्टीमेट से पता लग रहा है। तो यह सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी हाइलाइट्स। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं? अगर आप देखें तो वीमेन वेलफेयर या कह सकते हैं कि नारी या महिलाओं के उत्थान के लिए जो स्कीम लाए जा रहे हैं उसमें सरकार ने 3-4 महत्वपूर्ण स्कीम्स का जिक्र किया है। जैसे पटना में एक वीमेन मार्केट प्लेस या महिला हाट बनाया जाएगा। तो मेंस वाले भी इसे एग्जाम में उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि आपका पटना में महिला हाट बनाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो है आपका पिंक टॉयलेट सभी जिलों में बनाए जाएंगे। तो यह भी आपको एग्जाम में कोट कर सकते हैं, पिंक टॉयलेट्स, क्योंकि यह जेंडर सेंसिटिव बजट भी कहा जाता है। तो सभी जिलों में आपका जो है पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। और पिंक बसेज मतलब कि ऐसे बस जो महिलाओं के लिए हो और महिला ड्राइवर और महिला ही कंडक्टर उसमें अपॉइंट किए जाएं। ऐसे बसेस भी जो हैं वह आपके मेजर अर्बन एरियाज, प्रमुख शहरों में जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इत्यादि, इन सब जगहों पे पिंक बसेज भी चलाई जाएंगी। इन पिंक बसेज में वीमेन स्टाफ ही होंगे, मतलब ड्राइवर, कंडक्टर ये सब महिलाएं ही होंगी। यह आपका प्रमुख पॉलिसी हाईलाइट है। इसके अतिरिक्त अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो सरकार ने 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की है कि हम 2 नए जगहों पर क्या करेंगे, आपका हवाई अड्डा या एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें पहला है सुल्तानगंज जो भागलपुर जिले में पड़ता है, और दूसरा आपका रक्सौल जो आपका पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। तो भागलपुर और रक्सौल में आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए उनके उत्पादों को सही तरह से संरक्षित किया जा सके, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का बात या प्रावधान लाया गया है। और यह कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है वह सभी अनुमंडलों में बनाए जाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में आपका सभी ब्लॉक में भी बनाए जाएंगे। तो यह एक दीर्घकालिक योजना या प्रस्ताव के तौर पे लाया गया है जिससे आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है जीएस पेपर 2 में एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रस्ताव इस बार के बजट में लाया गया है सभी अनुमंडल स्तर पे और फेज्ड मैनर में सभी प्रखंड स्तर पर। तो यह ध्यान में रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज इस बार के बजट के प्रावधान के अनुसार सभी अनुमंडल स्तर पे एवं सभी प्रखंड स्तर पे बनाए जाने की बात है। क्लियर? यह आपका एक महत्वपूर्ण कदम है बिहार सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बजट में क्या क्या डेटा हमें देखने को मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर डेटा की बात करें तो बिहार का जीएसडीपी डेट इज सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, पिछली बार हमने देखा किस पे, करेंट प्राइसेस पे। अभी डेटा हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस 23-24 क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी बजट देखें तो 3 साल का डेटा है और 23-24 का जो डेटा है वह आपका ऑलरेडी एक्चुअल डेटा आ चुका है, उस वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़े आपके पास आ चुके हैं। तो इस कारण से आप 23-24 के डेटा जो है वह आपके पास वास्तविक हैं, तो उनकी जानकारी भी सरकार इस बजट के डॉक्यूमेंट में रखती है। तो चलिए देखते हैं 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो बिहार का जीडीपी जो है वो 9.2% से ग्रो किया है और पूरे भारत की अगर बात करें इसी टाइम पीरियड में 2023-24 में तो वह भी 9.2% से है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बिहार और भारत दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो लगभग पैरेलल ही रहा है इस वित्तीय वर्ष में, मतलब 2023-24 में। क्लियर? अगर सेक्टर्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो 2023-24 में सर्विस सेक्टर जो है, जो आपका टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक आपका जो है आर्थिक क्षेत्र है, वह आपका 10.8%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग 8.2 और एग्रीकल्चर 5.7। मतलब सर्विस सेक्टर 10.2%, आपका मैन्युफैक्चरिंग 8.2% और 10.8%
मैन्युफैक्चरिंग 8.2 एंड एग्रीकल्चर 5.7% से ग्रो किया है। यहां आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर है, जबकि सबसे कम ग्रो करने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है। मेंस वाले ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर भले ही आपका मात्र 5.7% से ग्रो कर रहा है, लेकिन यह लगभग जो है आपका 50% ऑफ वर्क फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर धीरे धीरे आपका स्टैग्नेट हो सकता है। इसमें और अधिक मैकेनाइजेशन या बेहतर प्रयोगों की जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि नए नए नवाचारों की जरूरत है, नए नए इसमें प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो 2023-24 में आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की बात करें तो इन्होंने जीडीपी में लगभग 24, 18 और 58% कंट्रीब्यूट किया है। मतलब एग्रीकल्चर ने आपका 24%, मैन्युफैक्चरिंग 18% और सर्विसेज 58%। अब इसे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर मात्र 24%, सर्विसेज सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, परंतु एम्प्लॉयमेंट वाइज देखें तो सर्विसेज सबसे कम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और एग्रीकल्चर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर वाइज है वह भी थोड़ा इम्बैलेंस्ड है। क्लियर? तो हमें एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाना होगा ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के तरफ आपके माइग्रेट कर सके या मूव कर सके। क्लियर? अगर पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें बिहार में, तो वह 2023-24 जिसका एक्चुअल डेटा आ चुका है सरकार के पास, उसके अनुसार 2023-24 में बिहार के पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें करेंट प्राइस पे तो वह 66,828 रुपए था। पीटी में कई बार डायरेक्ट पूछ देता है, तो यह जो है आपका 66,828 रुपए था, जबकि इसी समय भारत का ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो आपका 2,15,935 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो था वह भारत के या नेशनल पर कैपिटा इनकम का 1/3 से भी कम है। मतलब बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वह आपका नेशनल पर कैपिटा इनकम का आपका 1/3 से भी कम है। यह काफी चिंता की बात है और इसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है। या आप मेंस में दे सकते हैं डेटा कि आपका लेटेस्ट बजट के डेटा के हिसाब से 2023-24 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वह नेशनल पर कैपिटा इनकम के 1/3 से भी कम है, लगभग 30% के आसपास है। क्लियर? तो यह था आपका इकोनॉमी का ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं, बजट एस्टीमेट्स की बात करते हैं। 2025-26 के बजट के प्रमुख जो है वो आपके अनुमानित आंकड़े क्या हैं? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट रीपेमेंट, मतलब पूर्व में जो लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट या रीपेमेंट को छोड़कर कुल खर्च सरकार इस बार कितना करने जा रही है। तो सरकार जो है वह आपका कुल खर्च जो है 2,94,075 करोड़, हमने पहले भी देखा। टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका 2,94,075 करोड़ रुपया जो है वह सरकार खर्च करने जा रही है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 10% कम है। तो इट इज लेस देन 10% ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आपका ये एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे आपको किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कह रहा है कि कुल राजस्व जो है रेवेन्यू वो आपको सरकार को आएगा
आपको 2,61,357 करोड़, और सरकार को बोरोइंग जो करनी होगी, मतलब जो कर्ज लेना होगा, वह लगभग 32,918 करोड़ का कर्ज सरकार को लेना होगा या लोन लेना होगा। आई बात समझ में? तो ये जो है आपका एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन है कि इस बार सरकार अनुमानित क्या रखने वाली है। सरकार, जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा पिछले ही स्लाइड में कि हमने 0.8% का टारगेट रखा है रेवेन्यू सरप्लस का। अब यह अचीव हो पाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी कि इस बार सरकार 0.8% ऑफ जीएसडीपी जो है, क्या इतना रेवेन्यू सरप्लस अचीव कर पाती है या नहीं। क्योंकि अभी पिछले ही वित्तीय वर्ष के डेटा की बात करें तो लगभग 4.1% आपका रेवेन्यू डिफिसिट में जा रही है सरकार। क्लियर? तो यहां पर आपको यह ध्यान देने वाली बात है। फिस्कल डिफिसिट के भी डेटा की अगर बात करें तो सरकार ने 3% का अपना एक टारगेट लिया है, परंतु वर्तमान रिवीजन की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 9.2% का फिस्कल डिफिसिट है सरकार का। तो जाहिर सी बात है, इस बार 3% का टारगेट मैच होगा या नहीं, वह एक देखने वाली बात होगी, या कह सकते हैं चैलेंजिंग टास्क होगा। क्लियर? इसके अतिरिक्त अगर आप की फिगर्स की बात करें तो अगर आप की फिगर्स की बात करें तो यहां आप देखें नेट एक्सपेंडिचर, आपका टोटल एक्सपेंडिचर 3,16,895 है, जिसमें डेप्ट रीपेमेंट 22,000 का है। 2,94,075 करोड़ जो है वो आपका नेट एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू की बात करें तो 2,61,357 है। इसी तरह अलग अलग डिफिसिट और बैलेंस की बात करें, आंकड़े लगभग वही आते हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू सरप्लस बजट सरकार ने प्रपोज किया है 0.8% ऑफ जीएसडीपी, और फिस्कल डिफिसिट का टारगेट जो है वो भले ही सरकार ने 3% ऑफ जीएसडीपी रखा है, लेकिन अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें 24-25 की बात करें तो आपका रेवेन्यू डिफिसिट लगभग आपका 4.1% होने जा रहा है, जबकि फिस्कल डिफिसिट जो है वह 9.2% होने जा रहा है। तो यह जो है एक चिंता की बात है, यह जो है वो एक चिंता की बात है सरकार के लिए कि क्या 9.2% आपका फिस्कल डिफिसिट से वह सीधा आपका 3% का डेटा जो है वो मैच कर पाएगी या नहीं। क्लियर? अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2025-26 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो सरकार का लगभग आपका प्रपोज्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,52,000 करोड़। जाहिर सी बात है, डेटा ध्यान में रख नहीं पाएंगे उतना, तो इसको जो है बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। यह ध्यान में रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, इन सब चीजों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है डे टू डे जो जरूरी खर्च है जो सरकार को करना ही है। जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, पेंशन है, जो पूर्व के लोन है उसके इंटरेस्ट हैं, इसके अतिरिक्त जो ग्रांट्स देना है उनको, अर्बन लोकल बॉडीज इन सब को, और जो सब्सिडीज देनी है किसानों को या अलग अलग वर्गों को। तो यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल आउटले की बात करें तो वह लगभग सरकार 40,532 करोड़ की बात कर रही है कि इस बार खर्च करेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% कम है। देखना यह है कि क्या यह भी मैच हो पाएगा या नहीं। आपका कैपिटल आउटले क्या होता है? सरकार जब कोई असेट का निर्माण करती है, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड बनाना या ब्रिज बनाना इत्यादि, तो वह आपका कैपिटल आउटले कहलाता है, जो कि आपका क्रिएशन ऑफ असेट में कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल आउटले या तो आपको क्रिएशन ऑफ असेट करता है या फिर आपका जो है यह रिडक्शन इन लायबिलिटी करता है कि सरकार का पूर्व का जो लायबिलिटी है उसमें कमी आए। तो अगर पिछले आंकड़ों की बात करें जो एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं मेंस एग्जाम में, कि आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आपका एनर्जी डेट इज ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने लगभग बजट एस्टीमेट का 3 गुना जो है वह खर्च किया है। तो यह आपका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोशल सेक्टर पे सरकार ने सबसे अधिक ध्यान दिया और उसमें सबसे अधिक व्यय किया, खर्च किया। अगर लोन एंड एडवांसेस की बात करें तो जाहिर सी बात है सरकार जो है वो 1543 करोड़, डेटा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, 1543 करोड़ रुपए जो है वो लोन या एडवांस के तौर पे देगी, जिसमें फार्मर्स को या अलग अलग सेक्शंस को या उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को, या फिर आप कह ले तो सहयोग समितियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इत्यादि को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, इन सबको प्रदान करेगी। क्लियर? तो अगर आप एक यहां पर सरकार का जब आप बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है और एक्चुअल एस्टीमेट है इसमें थोड़ा मिसमैच मिला है पिछले कुछ वर्षों में। जैसे अभी हमने देखा कि 2024-25 में सरकार जो है वो लगभग 9%, 9.2% आपका फिस्कल डिफिसिट के तरफ जा रही है, 4.1% रेवेन्यू डिफिसिट, जो आपका बेसिकली क्या है, आपका 24-25 का रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 9.2% है। लेकिन अगर आप 2023-24 की बात करें तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में फिस्कल डिफिसिट आपका 8.9% था, बट जब एक्चुअल डेटा आया तो मात्र 4.2% ही रहा। मतलब कि जब सरकार ने देखा कि मेरा फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा जा सकता है तो उसने अपने खर्चों को आने वाले महीनों में कम किए और वर्ष के अंत आते आते 4.2% ही फिस्कल डिफिसिट पे वो आके रह गए। हो सकता है कैपिटल निवेश इसमें कम किया गया हो। उसी तरह से सरकार यह भी अनुमान कर रही है कि जाहिर सी बात है रिवाइज एस्टीमेट आपको मिल गया 6 महीने के बाद उस वित्तीय वर्ष में कि 9.2% जा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करके कम करेगी, जिससे कि अगेन यह जो है थोड़ा लिमिट में आ सके। उसी तरह आपका 2022-23 का भी डेटा दे रहा है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में 8.8% के आसपास आ रहा था। मतलब अगर उस पेस से सरकार खर्च करती है तो, लेकिन सरकार ने फिर अपने खर्चों को कंट्रोल किया और 6% फिस्कल डिफिसिट के टारगेट को या लाइन को मैच किया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रिवाइज्ड एस्टीमेट से एक्चुअल एस्टीमेट आते आते सरकार जो है वो टाइट करती है, अपने खर्चों को कम करती है और फिर जो है कोशिश करती है कि उसे एक लिमिट में ही रखा जाए। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी सरकार इसका ध्यान रखेगी, इस वित्तीय वर्ष में भी। अगला है आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो यह टिपिकली ऐसा एक्सपेंडिचर है, कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध व्यय। प्रतिबद्ध व्यय का मतलब है कि जिसके प्रति आपको हर हाल में खर्च करना ही है, आपने कमिटमेंट किया है कि हाँ भाई हम आपको इतना पैसा इतना XYZ तारीख को देंगे। तो सरकार का भी ये कमिटमेंट होता है और वो कमिटमेंट किन चीज़ों का है, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है, पूर्व के एम्प्लॉय का पेंशन है, या लोन लिए गए जो भी पूर्व के लोन है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो ज़्यादा अगर आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा या प्रतिबद्ध व्यय हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, फिस्कल स्पेस कम रहेगा। फिस्कल स्पेस कम होने का मतलब है कि आपके पास पूंजी की उपलब्धता कम हो गई और इसलिए आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर पाएंगे। मतलब कि दीर्घकालिक निवेश या कह सकते हैं कि ऐसे निवेश जो असेट बनाए जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, डैम, पॉन्ड इत्यादि, तो उस पे आपका व्यय कम हो जाएगा। इसलिए प्रतिबद्ध व्यय जो है वह बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु इसे प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, फिजूल खर्ची से बचना जरूरी है। आइए कुछ आंकड़ों को अगर हम देख लें तो 2025-26 में कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है वह आपका माना जा रहा है कि 1,08,094 करोड़ है, जो कि रेवेन्यू रिसीट का लगभग 42% है। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर लगभग 42% ऑफ रेवेन्यू रिसीट है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो इसमें भी कमिटेड एक्सपेंडिचर में लगभग 20% जो है वह सैलरी पे जाता है, 13% जो है वह पेंशन पे जाता है
और इंटरेस्ट पेमेंट पे आपका लगभग 9% जाता है। आई बात समझ में? तो यह आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है कि कितना कितना किस किस सेक्टर में जाता है। अगर 23-24 के एक्चुअल फिगर की बात करें तो लगभग 36% जो आपका रेवेन्यू रिसीट है वह आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर की तरफ खर्च हुआ है। तो जाहिर सी बात है सरकार ने इस बार लगभग 42% का आंकड़ा दिया है, तो कोशिश सरकार की यही रहेगी कि इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पे, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि पे। क्लियर? तो यहां पर आपको जो है ये डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार कितना व्यय करेगी इस साल के बजट में, तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर ये जो सेक्टर्स दिए गए हैं महत्वपूर्ण सेक्टर्स, ये कुल मिलाकर लगभग 66% जो है वह कुल एक्सपेंडिचर का या कुल व्यय का, टोटल एक्सपेंडिचर का 66% इन्हीं क्षेत्रों पर है, जिनमें शिक्षा, ग्रामीण विकास, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सामाजिक विकास और पोषण, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, पुलिस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, रोड, एग्रीकल्चर। अब इन सब को अगर डेटा वाइज आप समझें तो आप पाएंगे, एग्जैक्ट आपको नंबर्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको यह ध्यान में रखना है कि सरकार के कुल व्यय का सबसे अधिक पोर्शन जो है वह आपका शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो शिक्षा या एजुकेशन सेक्टर जो है वह आपका नंबर 1 पोजीशन पर है सरकार के प्रायोरिटी में, खर्च में। दूसरा आपका ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट। तीसरा आपका जो है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। ये 3 आपको, या चौथा जो आपका है वह समाज कल्याण एवं पोषण है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी जो है वह सोशल सेक्टर या सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक है। तो पहला शिक्षा, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चौथा आपका जो है समाज कल्याण एवं पोषण। ये चारों सरकार की प्रायोरिटीज है इस बार के बजट में खर्च के हिसाब से। क्लियर? जिसमें जाहिर सी बात है अलग अलग योजनाओं की बात भी सरकार कर रही है कि जिसमें आपको एमजी नरेगा में कितना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कितना है, इत्यादि इत्यादि। जाहिर सी बात है एग्जैक्ट डेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल ये क्रम ध्यान में रखना है कि किन किन सेक्टर्स में सरकार का प्रायोरिटी ज्यादा है। रिसीट की अगर आप बात करें, आय की अगर आप बात करें, अभी तक तो हमने देखा कि सरकार खर्च कहां कहां करेगी। अब देखते हैं कि सरकार को पूंजी आएगा कहां से खर्च करने के लिए। तो रिसीट की बात करें तो कुल रेवेन्यू रिसीट भी अगेन आपका 2 तरह का हो गया। रेवेन्यू रिसीट मींस राजस्व से आय, और कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट की अगर आप बात करें तो आप पाते हैं कि 25-26 में लगभग 2,60,861 करोड़ जो है वह रेवेन्यू रिसीट आएगा। अब ये रेवेन्यू रिसीट जो है वह ध्यान में रखें कैसे कैसे आएगा सरकार के पास। अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें, रेवेन्यू रिसीट, तो यह जो है बिहार सरकार को इसके ओन टैक्सेज से आएंगे जो इसका अपना कर का स्रोत है, और दूसरा जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आएगा वह भी 2 भाग का है। एक आपका जो है जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन के हिसाब से स्टेट का शेयर 42% कर दिया गया है सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस में जीएसटी के आने के बाद। तो एक तो स्टेट का शेयर से आएगा, और दूसरा जो ग्रांट्स मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को। अब ओन टैक्सेस की अगर आप बात करें तो इसमें भी सरकार के पास कई सारे हैं, जिसमें आपको
क्या, जैसे जीएसटी है, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू है, या फिर आपका व्हीकल टैक्स है इत्यादि, इन सब सोर्सेज से आएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। अगर इसी के डेटा को अगर आप समझें तो यहां आप पाते हैं कि बिहार सरकार के बजट के अनुसार सरकार का कुल रेवेन्यू इस बार राजस्व आने वाला है 2,60,831 करोड़, जिसमें 26% जो है वह इसके अपने सोर्सेज से आएगा। अपने सोर्सेज का मतलब हो गया आपका जो सरकार की अपने जीएसटी है या मोटर व्हीकल पर लगाया गया टैक्स है, पेट्रोल वगैरह के सेल पे जो वैट मिलता है, या जमीन वगैरह की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में जो रजिस्ट्रेशन या स्टाम्प फी है, या फिर आपका जो लैंड रेवेन्यू जो भू राजस्व का भुगतान होता है उससे। जबकि बाकी जो 74% बच रहा है वह सेंटर से, केंद्र सरकार से आएगा, और सेंटर से भी जो आएगा उसमें 53% जो है वह इनका अपना शेयर है जीएसटी पूल में, जबकि 21% जो है वह ग्रांट के तौर पे आएगा, एक तरह से लोन के या मदद के तौर पे आएगा। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सरकार का जो रेवेन्यू है इसमें ओन टैक्सेस जो है वह मात्र 26% है, जबकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका 74% आ रहा है। इस 74% में आपका 53% या 53% जो है वह स्टेट का अपना शेयर है, जबकि ग्रांट्स जो है वह 21% से है। तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है बिहार सरकार का। क्लियर? आगे अगर आप देखें तो सरकार के पास जो रेवेन्यू आएगी उसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वह आपका सरकार का जीएसटी है। अगर डाटा की बात करें तो 2025-26 में अनुमानित तौर पे जीएसटी जो है वह सरकार का लार्जेस्ट ओन टैक्स रेवेन्यू है, जो कि लगभग 57% है। तो यहां आप इसी डेटा में इसे समाहित कर सकते हैं कि ओन टैक्सेस का जो आपका लार्जेस्ट शेयर है वह आपका जीएसटी का है, जो लगभग 57% है ओन टैक्स रेवेन्यू का। क्लियर? तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो इस वाले टेबल में आपको दिखता है अलग अलग सोर्सेज से आपका सरकार के ओन टैक्स में, अपने टैक्स में, एक तो सेंट्रल से आ रहा है लगभग 53%, और जो अपने टैक्स है उसमें किसका क्या कंपोजिशन है। तो एक नंबर पर आपका स्टेट जीएसटी है जो कि लगभग 34,000 करोड़ है। दूसरे नंबर पर आपका सेल्स टैक्स या वैट है जो पेट्रोल, डीजल इत्यादि प्रोडक्ट पे लग रहा है। तीसरे नंबर पर स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी है। चौथे नंबर पर गाड़ियों पर जो टैक्स है। पांचवें नंबर पर अनुमानित है बिजली से, और बिजली पर जो टैक्स है या बिजली बिल है, और छठे नंबर पर भू राजस्व से। तो सबसे लार्जेस्ट आपका जो है वह स्टेट का जीएसटी है, दूसरा पे सेल्स टैक्स या वैट है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिफिसिट डेब्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के टारगेट को, जो बिहार सरकार ने बिहार एफआरबीएम एक्ट बनाया था 2006 में, इसके टारगेट को मैच करने की बात की है, और इसी हिसाब से लगभग 3% ऑफ जीडीपी जो है स्टेट जीडीपी, उसका उन्होंने रखा है फिस्कल डिफिसिट का टारगेट। यहां पर सरकार ने जो है रेवेन्यू सरप्लस का, एक जाहिर सी बात है अभी हम लोग देख रहे थे, 0.8% ऑफ जीएसडीपी का टारगेट रखा है। क्लियर? रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो बेसिकली क्या है, जो आपका न तो असेट का निर्माण करता है न ही लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब जो आपने पूर्व में जो लोन वोन लिए उसका पेमेंट तो आपको करना ही है, या आपकी जो लायबिलिटी है वो तो आपको फुलफिल करना ही है। तो रेवेन्यू डिफिसिट जो है वह बहुत अच्छा कंडीशन किसी भी सरकार के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि वह दैनिक खर्च या दिन प्रतिदिन के खर्च में जो है वह आपका कमी को दर्शाता है। क्लियर? अगर आप फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो फिस्कल डिफिसिट जो है वह आपका कई बार सरकार की मजबूरी भी होती है। जैसे हमने देखा कि
कोविड के समय में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार को स्पेंड करना पड़ा, या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज में जाहिर सी बात है सोशल सेक्टर्स वगैरह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खर्च करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसका भी एक लिमिट है, एक लिमिट से अधिक अगर आप खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फिस्कल डिफिसिट अनबैलेंसिंग हो जाएगा, आप उसको फिर बाद में पूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो फिस्कल डिफिसिट जो है वह टोटल लायबिलिटीज में क्या करता है, आपका बढ़ोतरी करता है, और इसको आप फिल करते हैं बोरोइंग से, मींस उधार लेकर, और यही बोरोइंग्स जो है वो आपको बाद में रीपेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट वगैरह के साथ। तो सरकार के डेटा के हिसाब से इस बार का टारगेट जो है वह 3% ऑफ जीएसडीपी जो है वह आपका फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0.5% का और लीवरेज दिया है कि आप 3% के जीडीपी के अतिरिक्त 0.5% जो है और खर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो 0.5% होगा वह पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे होगा। मतलब जो आपका बिजली वगैरह की आपूर्ति या उत्पादन है उस सेक्टर में आप रिफॉर्म करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पावर सेक्टर में 80 एंड सी डेट इज एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन लॉसेज जो है यह काफी अधिक है, जिस कारण पावर सेक्टर की जो डिस्कम्स है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वह लॉस मेकिंग हो रही थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो राज्य सरकारें पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाकर उसे बेहतर बनाएगी या आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल बनाएगी, वह अपने फिस्कल डिफिसिट को 0.5% और जो है वो स्ट्रेच कर सकती है। क्लियर? तो यहां पर सरकार जो है वह लगभग 3.5% तक एक्सपेंड कर सकती है अपने फिस्कल डिफिसिट को, जिसमें 3% अपने स्टेट गवर्नमेंट के खर्च या स्कीम्स के लिए और 0.5% स्पेसिफिकली पावर सेक्टर के लिए। क्लियर? अगर आप 24-25 की बात करें तो बीते वर्ष की तो 9.2% का रिवाइज्ड एस्टीमेट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी हमने देखा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट से एक्चुअल आने में सरकार क्या करती है कि वह अपने खर्चों को कम करती चली जाती है, ताकि उसे जो आकलन मिल रहा है कि साल के अंत में 9% तक चला जाएगा, इस रफ्तार से अगर खर्च किए तो वह कम होकर लिमिट में आ सके। क्लियर? तो ये आपका डिफिसिट का डेटा है। उसी तरह से अगर आउटस्टैंडिंग डेब्ट की बात करें, मतलब कि साल के अंत में अब तक का कुल जमा आप पे कर्ज कितना है, तो बिहार सरकार की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक अगर कुल आपका जो है आउटस्टैंडिंग डेब्ट की बात करें तो वह 37% है जीएसडीपी का, मतलब कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वह लगभग 37% जो है वह 2025-26 में आपका कुल जो है वो आउटस्टैंडिंग डेब्ट हो जाएगा। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग गारंटी की बात करें, गारंटी जो होता है वो सरकार जो है जब भी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे आपका मान लीजिए स्टेट का पावर सेक्टर का कोई कंपनी है, या आपका जो है डेयरी सेक्टर का कंपनी है, या कोई मान लीजिए कोऑपरेटिव की कंपनी है, वो अगर लोन लेती है तो उसमें सरकार ही गारंटर बनती है, तो इसको आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटी कहते हैं। तो ये जो इसकी अगर आप बात करें कि स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को सरकार अगर गारंटी के तौर पर देखे तो वह लगभग 3.1% जो है वह जीडीपी का सरकार पे लायबिलिटी बनता है आपका गारंटर के तौर पे। और ये जो लायबिलिटी है उसमें सबसे अधिक जो है 63% वह आपका पावर सेक्टर के कंपनीज के लिए है, जो आपका पावर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में है, उसमें जो सरकार गारंटर बनी है वह सबसे बड़ा आपका जो है फैक्टर बन रहा है। बाकी आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है वह 37% है। ये चार्ट अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि सरकार का 2021-22 में कुल आपका आउटस्टैंडिंग डेब्ट 30.9 था, 22-23 में 32.3, 23-24 में 38.9, 24-25 में 37.1 और 25-26 में अनुमानित है कि 37% होगा, और धीरे धीरे अगेन सरकार कम करके 27-28 तक कोशिश करेगी कि अगेन 34.9 या 35% के आसपास इसे किया जाए। क्लियर? इसे ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है, तो वह उसके जीडीपी का 37% है, जो कि जाहिर सी बात है थोड़ा अधिक है।
क्लियर, कि आपके जीडीपी का 1/3 से अधिक जो है वह आपका कर्ज ही है। क्लियर। अगर यहां पर एक महत्वपूर्ण और बात आती है कि अगर हम देखें कि क्या बिहार सरकार जो है वह जितना आपका बजट में खर्च कर रही है वह दूसरे राज्यों की तुलना में कैसा है, तो कंपैरिजन विथ अदर स्टेट्स की बात करें तो उसमें 6 की फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं कि 6 अलग अलग क्षेत्र जो है, सेक्टर हैं, उसमें सरकार जो है किन किन क्षेत्रों या सेक्टर्स पे कितना कितना व्यय करेगी। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो कंपैरिजन विथ अदर स्टेट्स की बात है इसमें लगभग पूरे भारत के स्टेट्स हैं, लगभग टोटल मिलाकर कुछ यूटीज वगैरह को भी ले लें तो 31 स्टेट्स की बात कर रहा है, जिसमें बिहार भी जाहिर सी बात है सम्मिलित है। तो बिहार और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। शिक्षा की अगर आप बात करें, एजुकेशन सेक्टर की, देखिए यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग मेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर में। तो बिहार सरकार जो है वह शिक्षा पे अपने कुल खर्च का, कुल व्यय का 21.7% खर्च करती है, जो कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के अपने अपने बजट का एवरेज निकाला जाए तो उससे अधिक है। ऑल इंडिया लेवल पे एवरेज आपका 15% है। तो यहां पर बिहार जो है वह 21.7% जो है वह शिक्षा में खर्च कर रही है, जबकि बाकी राज्य मिलाकर अपने बजट का 15% कर रहे हैं। दूसरा, अगर स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की, तो यहां पर आप पाते हैं कि बिहार सरकार जो है वह अपने कुल खर्च का 6.6% जो है वह स्वास्थ्य पे खर्च करती है, जो कि अगेन ऑल इंडिया लेवल से अधिक है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो यह 6.2% है। तो यह भी आप एग्जाम में डेटा के तौर पे कोट कर सकते हैं कि सोशल सेक्टर में बिहार सरकार का खर्च जो है वह अखिल भारतीय स्तर पे सभी राज्यों के द्वारा किए जाने वाले खर्च के आप एवरेज की बात करें तो उससे अधिक है, जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक कर रहा है बिहार सरकार। अगर ग्रामीण विकास की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की, तो रूरल डेवलपमेंट में भी आप देखते हैं कि बिहार सरकार कुल जो है वो 10.3% खर्च कर रही है अपने कुल व्यय का, जो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में 5.1% है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब मिलाकर, तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार यहां ऑल इंडिया लेवल से अधिक खर्च कर रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बिहार सरकार जो है वह ऑल इंडिया लेवल से अधिक खर्च कर रही है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देना होगा कि जीडीपी का साइज अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो उनका जीडीपी बिहार से अधिक है, अगर गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वह सब बिहार से धनी स्टेट है, तो वो अगर अपने जीडीपी का कम भी खर्च करती है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, अगर 100 रुपए वाला व्यक्ति जो है अपने प्रतिदिन के कमाई का 20% जो है वह शिक्षा पे खर्च करता है तो वह 20 रुपया खर्च कर रहा है। अगर 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है वह मात्र 5% भी शिक्षा पे खर्च कर रहा है तो वह 25 रुपया खर्च कर रहा है। तो परसेंटेज वाइज देखें तो जाहिर सी बात है 100 रुपए वाले की कैपेसिटी कम है खर्च करने की, उसमें भी उसने शिक्षा को अधिक प्रायोरिटी दी है, परंतु दूसरे ऐसा नहीं है कि कम खर्च कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार का पॉपुलेशन भी ज्यादा है बाकी राज्यों की तुलना में जो धनी राज्य हैं। तो अगर वो कम पॉपुलेशन में ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू में पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब अगर 100 बच्चों पे वो 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो बिहार सरकार 500 बच्चों पे जो है वह 4,000 खर्च कर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुल मिला के डेटा वाइज, परसेंटेज वाइज आपको हायर जरूर है, लेकिन एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू में तथ्य थोड़े अलग हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज के मामले में जितनी कैपेसिटी है उसमें प्रायोरिटाइज करते हुए बिहार सरकार ज्यादा जो है वो खर्च कर रही है सोशल सेक्टर पे। इसी क्रम में अगर आप कम खर्चों की बात करें तो रोड्स एंड ब्रिजेस, मतलब जो आपके सड़क और
आपके पुल का निर्माण है उसमें बिहार सरकार 3% खर्च कर रही है, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे यह 4.3% है। तो यहां पर बिहार सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र की अगर आप बात करें तो आप पाते हैं कि बिहार सरकार कुल व्यय का 2.7% खर्च कर रही है, जबकि बाकी सरकार जो है वह 6.3% खर्च कर रहे हैं। यहां पर लगभग 2 गुने से अधिक का गैप है। इसे भी बिहार सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, न सिर्फ परसेंटेज में बट एक्चुअल नंबर में। इसीलिए आप देखें पंजाब के किसान जो समृद्ध हैं, हरियाणा के किसान जो समृद्ध हैं, वहां की सरकारें भी कृषि पे अधिक खर्च कर रही है, जबकि बिहार सरकार न सिर्फ कृषि पे कम खर्च कर रही है बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कम है। मैकेनाइजेशन का अभाव है और भी कई सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई इत्यादि का, उपकरण इत्यादि का। क्लियर? यहां पे सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इरिगेशन की अगर आप बात करें, सिंचाई की बात करें, तो यहां भी बिहार सरकार नेशनल एवरेज से पीछे है। बिहार कुल जो है वह 3.2% खर्च कर रहा है, जबकि नेशनल एवरेज आपका 3.4% है। तो यहां भी आपको बिहार सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार में ज्यादातर एग्रीकल्चर जो है वो ट्यूबवेल से होते हैं। क्लियर? जो कि आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कम वाले क्षेत्र में रोड एंड ब्रिजेज, एग्रीकल्चर और इरिगेशन है, जबकि अधिक वाले क्षेत्र में आपका एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट है। तो ये आपका ऑल इंडिया कंपैरिजन है। क्लियर? तो जाहिर है कि अभी जो हमने 2025-26 का बजट एनालिसिस देखा, इससे आपको मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे इंसाइटफुल डेटा मिले होंगे, जिसका आप बखूबी इस्तेमाल अपने एग्जाम में कर सकते हैं। यह लेक्चर जो तैयारी अभी प्रारंभ किए हैं या जो 71वीं बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ जो 70वीं का मेंस दे रहे हैं जो आने वाले 10 दिनों के बाद है, वह भी इनके डेटा के इस लेक्चर में जो भी आपको बजट से रिलेटेड डेटा है उसका इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें जो है आंसर राइटिंग में कंटेंट या वैल्यू एडिशन होगा और उन्हें बेहतर मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इन्हीं चीजों के साथ आप सभी लोगों को आने वाले मेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से तैयार करें और बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।